कभी सोचा है कि हमारी इस धरती पर ये जो लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, ये सब आए कहाँ से? आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को हमेशा के लिए बदल दिया। एक वक्त था जब हमारी ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ डायनासोर्स जैसे विशाल जानवरों का राज था। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन आज वो पूरी दुनिया ही गायब है। तो आखिर हुआ क्या? वो सब गए कहाँ? ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो सवाल यही है कि जिंदगी बदलती कैसे है, कैसे नए नए जीव पैदा होते हैं। इन सवालों ने न जाने कितनी सदियों तक इंसानों को उलझाए रखा, और फिर एक शख्स ने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया का सफर तय कर लिया। और उस शख्स का नाम था चार्ल्स डार्विन, एक नौजवान प्रकृति प्रेमी जो जवाबों की तलाश में एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि हम सब की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1831 में। चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर एक प्रकृति विज्ञानी के तौर पर दुनिया घूमने निकले। उस वक्त उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा इतिहास बनाने वाली है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी ट्रिप नहीं थी। ये एक ग्लोबल मिशन था। उन्होंने समंदर पार किए, दूर सुदूर के अनजान महाद्वीपों और द्वीपों को खंगाला और हर जगह से सबूत और नमूने इकट्ठे किए। पूरे 5 साल लगे इस यात्रा में। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की खाक छानी। लेकिन 1835 में वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो उनकी खोज का सबसे अहम पड़ाव बनने वाली थी, और उस जगह का नाम था गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप ये दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग थलग पड़े कुछ ज्वालामुखी द्वीप हैं। यहाँ डार्विन को कुछ ऐसे सुराग मिले जो एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़ों जैसे थे, और यकीन मानिए ये सुराग बेहद चौंकाने वाले थे। पहला सुराग मिला जीवाश्मों से। उन्हें एक बहुत बड़े विलुप्त हो चुके जानवर का जीवाश्म मिला जो आज के आर्माडिलो से अजीब तरह से मिलता जुलता था, बस उसका आकार बहुत बड़ा था। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ जानवर बदल जाते हैं? फिर मिला दूसरा सुराग। डार्विन ने देखा कि हर द्वीप के जानवर एक दूसरे से थोड़े अलग थे। एक द्वीप पर कछुओं के कवच का आकार दूसरे द्वीप के कछुओं से अलग था, मानो हर द्वीप ने वहां रहने वाले जीवों को अपने हिसाब से खास तौर पर ढाला हो। और फिर उन्हें मिला सबसे बड़ा सुराग, फिंच नाम की छोटी चिड़िया। डार्विन ने गौर किया कि अलग अलग द्वीपों पर इन चिड़ियों की चोंच का आकार बिल्कुल अलग था। कुछ की चोंच मोटी और मजबूत थी जो सख्त बीज तोड़ने के काम आती थी, तो कुछ की चोंच पतली और नुकीली थी जो कीड़े पकड़ने के लिए एकदम सही थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन फिंच की चोंच ने डार्विन के दिमाग में एक बत्ती जला दी। ये अनुकूलन का एक जीता जागता सबूत था। अनुकूलन यानी वो प्रक्रिया जिससे कोई भी जीव अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है ताकि वो वहां बेहतर तरीके से जी सके। इंग्लैंड लौटने के बाद डार्विन ने सालों तक इन सभी सुरागों पर मंथन किया। वो पहेली के इन सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, और फिर उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया जिसने जीव विज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब अपने इस बड़े आइडिया को समझाने के लिए डार्विन ने एक बहुत ही सरल उदाहरण से शुरुआत की जिसे हर कोई समझ सकता था। उन्होंने बात की कृत्रिम चयन की, यानी वो चीज जो किसान और पशु पालने वाले लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। सोचिए जरा, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब एक ही जंगली पौधे से बनी है, जंगली सरसों से। इंसानों ने बस अपनी पसंद के गुणों को चुन चुन कर इन सभी अलग अलग सब्जियों को बना डाला। तो डार्विन का तर्क ये था कि अगर इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या प्रकृति खुद ऐसा नहीं कर सकती? उन्होंने इस प्रक्रिया को नाम दिया प्राकृतिक चयन। यहाँ चुनने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति है, और यहाँ लक्ष्य इंसान की ज़रूरतें पूरी करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। तो ये प्राकृतिक चयन काम कैसे करता है? इसके 4 सीधे सरल स्टेप्स हैं। पहला, विभिन्नता, मतलब एक ही प्रजाति के जीव भी एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। दूसरा, संघर्ष,
दुनिया में संसाधन सीमित हैं तो जीने के लिए एक होड़ मची रहती है। तीसरा, सबसे योग्य का बचना। जिन जीवों में कुछ फायदेमंद गुण होते हैं उनके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने के चांस बढ़ जाते हैं। और चौथा, विरासत। यही फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। बस लाखों सालों तक जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो एक पूरी की पूरी प्रजाति ही बदल जाती है। तो प्राकृतिक चयन वो इंजन है जो विकास यानी इवोल्यूशन की गाड़ी को चलाता है। ये देखिए, ये डार्विन की अपनी नोटबुक का एक पन्ना है। इस एक छोटे से स्केच के ऊपर उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है। ये जीवन के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ का उनका पहला आइडिया था। ये विचार कि दुनिया के सभी जीव, चाहे वो पेड़ हों, जानवर हों या इंसान, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक ही जड़ से निकली हुई शाखाओं की तरह हैं। चलिए, इसे समझने के लिए एक बार फिर उन फिंच पर वापस चलते हैं। देखिए कैसे एक ही पूर्वज फिंच से समय के साथ कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हो गईं। हर प्रजाति एक अलग द्वीप के माहौल और खाने के हिसाब से ढल गई। यह है ट्री ऑफ लाइफ का एक जीता जागता उदाहरण है। डार्विन ने खुद इस खूबसूरत विचार को कुछ इस तरह बयां किया था। उन्होंने लिखा, जीवन के इस नजरिए में एक अलग ही शान है कि एक इतनी सी सरल शुरुआत से न जाने कितने अनगिनत खूबसूरत और अद्भुत रूप विकसित हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। डार्विन की इस खोज ने हमें सिखाया कि जीवन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है तो आज इसी पल हमारी पृथ्वी पर जीवन में ऐसे कौन से बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले कल की दुनिया की शक्ल तय करेंगे।